किसानों के रास्ते में कीले लगा रहे हैं, कटीले तार बिछा रहे हैं। काश ये कटीले तार और कीले सरहदों पर होती तो चाइना आपके उन्हीं किसान के बेटे जो सैनिक हैं उनकी हत्याएं न करता, आपकी ज़मीनें न हड़प लेता, और उसके लिए एक झूठे एंकर को बैठ करके वो न पता होता कि पुलवामा कब होने वाला है और उससे भाजपा को कितना फायदा होने वाला है और वो चुनाव जीत जाएगा। इस देश में देश चल कैसे रहा है, ये सवाल पूछने का वक्त है। तो हम जिस दौर में हैं, यहाँ एक नाम है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ कि अगर इंदिरा गांधी आज होती तो पछतावा होता कि हमने नाहक घोषित इमरजेंसी लागू कर दी इस देश में, क्योंकि आज के हुक्मरान बिना इमरजेंसी लागू किए हुए इमरजेंसी लागू करने से कई गुना ज़्यादा दमन करने में कामयाब हुए। इस देश में छात्र आज देशद्रोही होने के ठप्पे के साथ जेल में है। प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तुंबड़े, गौतम नवलखा, वरवर राव, सुधा भारद्वाज, ये सारे लोग आतंकवादी लोग नहीं थे। ये कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई साहित्यकार है। उसने जीवन भर इस देश की जमहूरियत को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। उन छात्रों को, उन प्रोफेसरों को देशद्रोही बना करके जेल में डाला गया है और कोई बोलने वाला नहीं है। छात्रों ने लड़ाई लड़ी तो अर्बन नक्सल कहा गया, प्रोफेसरों ने लड़ाई लड़ी तो टुकड़े टुकड़े गए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़े गए। मुसलमान लड़ने आया तो पाकिस्तानी, और आज किसानों को खालिस्तानी। तो आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब छात्र विश्वविद्यालय में लड़ रहे थे, जेएनयू कैंपस जामिया में घुस करके उनके ऊपर मारा जा रहा था नकाब पहन करके, और आप चुपचाप टीवी पर डिबेट देख रहे थे कि जेएनयू में सब आतंकवादी बैठ करके पढ़ते हैं। डीयू में जब हम लड़ रहे थे कि यहाँ शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, शिक्षकों के और छात्रों की नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, पूरे देश से शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, तब आप चुपचाप टीवी डिबेट देख रहे थे। आपको हिंदू मुस्लिम एजेंडे में मजा आ रहा था। आप ये समझ रहे थे कि मुसलमानों को ठिकाने पर लगा रहा है, भले मोदी हमें कुछ नहीं दे रहा, तो आप तो बड़े खुश हो रहे थे। देखिए नंबर आपका भी आ गया। इसलिए नवाज देवबंदी का वो शेर हमेशा याद रखना चाहिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। तो छात्रों के मसले पर तो आप नहीं बोले, शिक्षा बर्बाद कर दी। इसी पेंडेमिक के समय में नई शिक्षा नीति लागू करके स्कूल और डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे। 45 लाख डिग्री कॉलेज हैं और अगले 20 साल में 15,000 डिग्री कॉलेज कर दिए जाएंगे, बंद करके, मर्ज करके। स्कूलों को जहां छात्र कम होंगे वहां स्कूलों को बंद करके वहां पर क्या किया जाएगा कि वहां मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। तो शिक्षा आपके हाथ से गई, रोजगार आपके हाथ से गया, तो फिर बचा क्या? हिंदू युवा वाहिनी बचेगी, बजरंग दल बचेगा, विश्व हिंदू परिषद बचेगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक। जो गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, स्कूल बर्बाद होंगे, तो आपको ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ज्योतिष विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है, गाय गोबर गौमूत्र में सारा विज्ञान है, बादल के आने से रडार काम नहीं करता, नाली के गैस से हम चाय बनाते थे। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? आपको तय करना है। आप जो तब नहीं बोले अब तो बोलो। किसान एक ऐसी पहचान है जिसको जाति के नाम पर, हालांकि मैं मानता हूं कि किसानों की भी जातियां होती हैं, जो दलित हैं जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई, तब इस देश में ऐसा किसान आंदोलन नहीं हुआ। मजदूरों के 3 कृषक कानून, मैं 3 चीजों को एक साथ जोड़ के देखता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020, कृषक के 3 कानून कृषि सुधार के नाम पर और श्रमिक सुधार के नाम पर 3 कानून। ये सारे कानून पेंडेमिक के समय क्यों लाए गए? जिस समय संसद बंद थी, जिस समय सब कुछ बंद था, आप रुक करके ये 3 कानून ले आते। इस समय साजिश की गई क्योंकि मोदी को पता है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। जिस समय पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश में लोग तबलीगी जमात से लड़ रहे थे, टीवी पर जहर फैलाया जा रहा था। एक आत्महत्या इतनी बड़ी हो गई कि उस पर 3 महीने तक टीवी में डिबेट हुई और हजारों किसान, लाखों की तादाद में होंगे अगर 2 दशकों का आंकड़े जोड़ लिया जाए, उन्होंने आत्महत्या की। उन पर कोई टीवी डिबेट नहीं। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चली गई और नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूलों को बेच दिया गया। हम प्रोफेसर लोग हैं, हमारे पुरखों के हाथ में हल था, उन्होंने इतनी मेहनत की, तपस्या की, तब जाकर के उन्होंने हल हमारे हाथ से हटाया और हमारे हाथ में कलम पकड़ाई, ताकि हम अपने पुरखों का मुस्तकबिल बदल सकें। कि हम जिनको पढ़ाते हैं उनके पेट भरे होते हैं, तब वो विद्यार्थी बन के हमारे सामने खड़े हैं। हमारे पेट भरे हैं तब हम प्रोफेसर बन करके खड़े हैं।
हम दोनों के पेट नहीं भरे होंगे तो हमारी प्रोफेसरी का कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के पास जो इस समय किसान नहीं है लेकिन हमारी जड़ें किसानी में है, हमारे ऊपर कर्ज है किसानों का, हमारे ऊपर कर्ज है उनका कि अगर हम उनकी लड़ाई में उनके साथ नहीं शामिल हुए, हम देश को ये समझाने में कामयाब नहीं हुए कि शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ, विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि मंदिरों को बनाया जा सके, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है ताकि दंगे कराए जा सकें, क्या वही आप एक भीड़ चाहते हैं इस देश में? आप अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? ये बड़ा सा राम मंदिर बन जाएगा तो क्या सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी? ये सवाल है हमारा, इसलिए हम इस आंदोलन में साथ खड़े हैं। सर, सुधीर चौधरी अपने डीएनए में एक प्रोग्राम जो लाते हैं उसमें वो कहते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर का कोट करते हुए कहते हैं कि इस वक्त देश में इस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इन आंदोलनों को जो है बंद किया जाना चाहिए। एक तो हम ये कहेंगे कि जो सुधीर चौधरी को देखता है उसको सल्यूट है कि आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो 2014 के पहले विपक्ष से सरकार से सवाल पूछा करते थे, 2014 के बाद ये सारे पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं। मैं एक लिटमस टेस्ट देता हूँ इस देश की जनता को, एक टीवी चैनल चुन लो जो आप देखते हो, अगर एक हफ्ते की टीवी डिबेट में एक बार भी आपके बच्चों की शिक्षा पर, नई शिक्षा नीति पर, बेरोजगारी पर, आपके किसानी पर, मजदूरों पर कोई एक डिबेट हो तब आप कहना कि वो पत्रकार है, नहीं तो वो सारे लोग एजेंट हैं किसके? जिन्होंने एक सरकार बनाई, जिन्होंने इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार दी। 95 साल से एक संगठन, सांस्कृतिक संगठन के नाम पर पूरे देश में सरहदें कायम करने का काम करता है। बाबा साहब अम्बेडकर का आप नाम ले रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसके लिए कहा था कि आंदोलन बंद कर दो? ये पूरी डिबेट नहीं करना। अम्बेडकर ने जो जो कहा था सब मानते हो क्या? अम्बेडकर ने कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र आजाद भारत के सबसे बड़े खतरे के रूप में आपके सामने है। तो ये सुधीर चौधरी एक डिबेट कराए हिंदू राष्ट्र पर? क्या कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने? ये नहीं कराएगा। आप अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं ताकि नफरत फैलाई जा सके। और इस समय देश में हो क्या रहा है, इसलिए इन टीवी चैनलों पर बात करके मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। इस देश में लोग इतने समझदार हैं, ये जो आपके चैनल है ना, ये वो चैनल हैं जिनमें जमहूरियत की खबरें हैं, जिनमें यह सच है कि इस देश में क्या सच है खबर में और क्या देखना चाहिए, इसलिए इसको देखिए। और आखिरी बात, इस सूत्र से समझिए, हमारे यहाँ होता था ना कि बच्चा अगर है उसके लिबास फटे पुराने हैं और वो अपने घर वालों से कह रहा है कि हमें एक चप्पल दे दो, हमारे पास चप्पल नहीं है, तो वो लोग कहते हैं हम तुम्हें चप्पल देंगे, और जब उसको भरोसे में ले लेते हैं तो उसके पास जो फटा पुराना लिबास था उसे भी उतार करके वो छीनते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है कि वो चप्पल की मांग छोड़ करके अपने फटे पुराने लिबास को बचाने के लिए लड़ने लगता है कि जो था उसे रहने दो। इस देश में शिक्षा की मांग थी, रोजगार की मांग थी, 2 करोड़ नौकरियां रोज, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे और बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे। इसके नाम पर आप ले क्योटो बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ सबका विश्वास। मिला क्या? राम मंदिर के नाम पर दंगा, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम की नफरत की सियासत, तबलीगी जमात के नाम पर जहर फैलाना, और उसके बाद क्या मिला कि अब आपके बजट में सेल लगा दी, सब कुछ बेच दिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो फिर क्या किया? किसानों ने बड़ा अच्छा एक पोस्टर लगाया, एक ट्रैक्टर बनाया है, और उस ट्रैक्टर में कह रहे हैं कि इसके मालिक को भरोसा किया था कि मैं इस ट्रैक्टर को बिकने नहीं दूंगा। तो इसने क्या किया? हैंडल अलग बेच दी, पहिया अलग बेच दिया, और उसके बाद उसका इंजन अलग बेच दिया, और ट्रैक्टर का ढांचा वैसा का वैसा। इस देश में क्या वैसा ही ढांचा आप छोड़ के रख जाना चाहते हैं? ये सवाल है। इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। मेरे गांव की वो कहावत मुझे याद आती है कि भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में आते थे, और हम लोग क्या गांव में भैंस के गले में एक घंटी लगाई जाती थी, घंटी बजती रहती थी, गांव वाले घर वाले निश्चिंत घर में सोते रहते थे। तो चोर आते थे, तो जब अंधेरे में भैंस को निकालते थे तो एक गले का घंटी निकाल करके चोर उत्तर दिशा में भागता था, और भैंस लेकर के बाकी चोर दक्षिण दिशा में भागते थे। रात के अंधेरे में घर वाले अगर जागेंगे तो जिधर से घंटी की आवाज आ रही है वो उधर दौड़ते थे, और अंत में चोर वो घंटी को फेंक करके भाग जाते थे। तो अंत में क्या मिला? घंटी, और चोर भैंस को लेकर के चले गए। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विश्वविद्यालय, स्कूल, साझी शहादत से बना साझी विरासत का एक हिंदुस्तान, वो सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से उनका हक छीना जा रहा है, और मुद्दे भटकाने के लिए असल में क्या किया जा रहा है? एक एक करके पूरे देश को बेचा जा रहा है।
तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये एंटी सोशल जस्टिस है, ये एंटी रिजर्वेशन है। हम इसका विरोध कर रहे थे और आज किसानों की जमीनें भी उसी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बेची जा रही है। तो असली चीज ये है, लेकिन आपके हाथ में झुनझुना पकड़ा दिया जाता है कि मंदिर बनाने है, राम मंदिर के लिए चंदा चाहिए, और इस देश में असली मकसद है इस देश की साझी शहादत को बनाना। तो पहचानिए, किसान लोग इस चीज़ को पहचान लें, और अगली बार आपके घर में कोई चंदा मांगने आए तो एक बार दलित पिछड़े आदिवासी उनसे पलट कर पूछें कि कितने मंदिरों में पुजारी दलित पिछड़े आदिवासी हैं, महिलाएं कितने मंदिर में जाकर के पुजारी बन सकती हैं, मंदिरों का चंदा किसके पास जाता है। इतना अरबों रुपए का मंदिरों का व्यापार है, इसका पूरा कोई राष्ट्रीय संपत्ति क्यों नहीं घोषित करते हो? अरे भाई, भगवान वही रहेंगे, भगवान तो वही रहेंगे ना मंदिर में, तो उस मंदिर को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो। जिसको मंदिर में जाना होगा वो मंदिर में जाएगा, और जिसको मंदिर में वो सारा काम करना हो, क्योंकि सरकार चुनता है आदमी स्कूल और विश्वविद्यालय बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। चुनी हुई सरकार अगर जमहूरियत में मंदिर मस्जिद बनवाने लगे तो उस जमहूरियत के अंतिम दिन आ रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई अपने वजूद की लड़ाई है, जमहूरियत को बचाने के लिए।